नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अवधी भाषा के बारे में बात करेंगे। अवधी भाषा का परिचय, उसकी उत्पत्ति, विकास, उसकी ध्वन्यात्मक, रूपात्मक, व्याकरणिक विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने यहाँ पर अपना एक PDF टाइप का कुछ पेपर्स भी आपके सामने है, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको अवधी भाषा के परिचय के बारे या उनका परिचय दूंगी कि अवधी भाषा क्या है, कौन से समूह की भाषा है। पूर्वी हिंदी की बोलियां में एकमात्र प्रमुख बोली अवधी ही है। इस प्रकार अवधी पूर्वी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। ब्रज भाषा के उपरांत जिस प्राचीन भाषा को साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त हुआ वह अवधी है। अवधी में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य एवं पुराण काव्य रामचरितमानस की रचना की है। कुछ विद्वान इसे कौशली एवं भैंसवाड़ी बोली भी कहते हैं। कौशली का आधार अयोध्या, औध, अवध, अवधी है। अवध प्रदेश कौशल प्रदेश के अंतर्गत आता है, अतः इसे कौशली भाषा भी कहते हैं। जहाँ तक भैंसवाड़ी का प्रश्न है, इसकी उपबोली के रूप में मानी जाती है, क्योंकि बेसवाड़ा अवध प्रदेश के एक हिस्से का नाम है, इसीलिए प्रचलित नाम अवध ही है। भाषा के अर्थ में अवधी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। इसके बाद अबुल फजल ने आईन अकबरी में इसका प्रयोग किया। उत्पत्ति और विकास। अवधी की उत्पत्ति के विषय में कई मत हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नामवर सिंह ने इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश में माना है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृत काल की काव्य भाषा के उदाहरणों में आजकल की भिन्न भिन्न बोलियों के मुख्य रूपों के बीज या अंकुर दिखा दिए गए हैं। इसके विषय में डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। ब्रज भाषा का प्रारंभिक विकास शौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित किया जा सकता है, परंतु अवधी के किसी साहित्यिक अपभ्रंश का पता नहीं चलता। अवध प्रांत मगध और शूरसेन के बीच में होने से दोनों क्षेत्रों की भाषा संबंधी विशेषताओं से युक्त समझा जाता है। वर्तमान भाषाओं के पूर्व शूरसेन में शौरसेनी अपभ्रंश, मगध में मागधी अपभ्रंश और इन दोनों के बीच में अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रचलन रहा होगा। इसी अनुमान पर अर्धमागधी से अवधी के उद्गम का भी अनुमान किया जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसी मत का उल्लेख किया है। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ने अवधी का विकास ने अपनी जो बुक है इवोल्यूशन ऑफ अवधी में इस मत का विरोध किया है। अर्धमागधी का जो रूप जैन ग्रंथों में उपलब्ध है, उसकी तुलना में अवधी पाली से अधिक समानताएं रखती है। आचार्य शुक्ल का मत ही सर्वमान्य है। उन्होंने अर्धमागधी अपभ्रंश से ही अवधी का विकास माना है। इसके विकास के 3 स्तर बताए हैं। प्रारंभ से संवत 1400 तक, 1400 से संवत 1700 तक और 1700 से आगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यह प्रारंभ से अर्थ आल्हा खंड को लिया है। इसके अतिरिक्त वीर गाथा काल में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए जिनमें अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मध्यकाल या भक्ति काल में बड़ी उदारतापूर्वक संतों ने इसे पहल अपनाया। यह काल इसका उत्कर्ष काल था। वास्तव में इसी काल के अंतर्गत प्रतिष्ठित कवियों द्वारा सुंदर सुंदर काव्य की रचना हुई। मुख्य रूप से मल्लुकदास, रज्जबदास, गरीबदास, मथुरादास, धनीदास, चरणदास, सहजोबाई, दयाबाई, धर्मदास, पलटू साहब, सूफी कवि जैसे जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, नसीर इसके प्रमुख कवि हुए हैं। लेकिन अवधि को चरम सीमा पर पहुंचाने वाले एकमात्र कवि तुलसीदास ही कहे जा सकते हैं। लेकिन एक अन्य दृष्टि से अवधि के विकास में बाधक भी हुए, क्योंकि तुलसी ने अवधि में सुंदर सुंदर काव्यों की रचना की और इनके बाद इनके समान कोई महान व्यक्ति ही नहीं हुआ जो इनके काव्य की बराबरी कर सकता था। अर्थात सभी की काव्य रचना इनसे निम्न कोटि की ही रही। रीतिकाल में अवधि रचनाएं तो लिखी गई, लेकिन अप्रचलित या अप्रतिष्ठित कवियों द्वारा, जो तुलसी के मुकाबले में निकृष्ट कोटि की थी। इसलिए तुलसीदास के समय के बाद अवधि का विकास अपकर्ष की ओर बढ़ता गया। आधुनिक काल में आज का युग खड़ी बोली का युग है।
इसलिए अवधी भाषा आंचलिकता को प्राप्त हो गई अर्थात खत्म हो गई। अवधी की सीमाएं या क्षेत्र। अवधी के उत्तर में पहाड़ी भाषाएं, दक्षिण में महाराष्ट्री, पूर्व में बिहार की उपभाषा भोजपुरी तथा पश्चिम में बुंदेली और कन्नौजी बोलियां बोली जाती है। हरदोई, खीरी और फैजाबाद के कुछ भाग को छोड़कर समस्त अवध प्रदेश में अवधी बोली जाती है। इस प्रकार बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली के संपूर्ण इलाके और मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग तथा फतेहपुर और इलाहाबाद के कुछ भागों में भी अवधी बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अवधी की 3 विशेषताएं बताई है। पश्चिमी अवधी, जिसमें खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर की अवधि को पश्चिमी अवधि कहा जाता है। केंद्रीय अवधि, जिसमें बहराइच, बाराबंकी तथा रायबरेली की अवधि को केंद्रीय अवधि कहते हैं। पूर्वी अवधि, जिसमें गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिर्ज़ापुर की अवधि को मिर्ज़ापुर पूर्वी विभाषा कहते हैं। ध्वन्यात्मक विशेषताएं। अवधि में प्राय वे सभी ध्वनियाँ पाई जाती है जो खड़ी बोली में है। इनमें ए और अ का रस स्वरूप भी मिलता है जो खड़ी बोली में नहीं है। आगे देखिए विद्यार्थियों, ए ओ का उच्चारण अवधि में ऐ और औ की तरह हो जाता है। जैसे देखो ये ऐसे, ए और कैसे हो गए ऐसे, ऐसे, जैसे, जैसे, औरत, औरत। अवधि में य और व श्रुतियों के स्थान पर प्राय अ मिलता है। जैसे जियावत तो जियावत, करिय, करिय, छुवत, छुवत, गनियत और गनीय। अवधि में ण के स्थान पर न का प्रयोग मिलता है। यथार्थ, यद्यपि तत्सम शब्दावली में ण लिखा जाता है तो भी इसका उच्चारण अवधि में न। चरण, चरण, मणि, मणि, प्राण, प्राण। अवधि में अड़ के स्थान पर र का प्रयोग होता है। जैसे उर, उहरई अंत न हो निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। रामचरितमानस का ये पद है। दूसरा है जोरी प्राणी बर मायाऊ एवं सिय राम पथ सेज सनेहू। जोड़ी को क्या लिखा जोरी और जुई को क्या लिखा जुरई। ये तुलसी ने लिखा है यहाँ पर अपवाद। लेकिन कहीं कहीं यह नियम लागू नहीं होता। कौन सा नियम? अड़ के स्थान पर र का प्रयोग जो अवधि में किया जाता है वो नियम ज़रूरी नहीं है कि सभी पंक्तियों में या सभी शब्दों में लागू है। जैसे तुलसी ने लिखा है राम ते बड़ो है कौन, मोते कौन छोटो। राम ते खरो है कौन, मोते कौन खोटो। छांडी बड़े उड़ाही। अब इसमें हमने ये देखा कि ड़ है वो र नहीं हुआ, जैसे बड़ो है वो बरो नहीं हुआ। अगली जो विशेषता है व ध्वनि अवधि में ब उच्चारित होती है, यानी व के स्थान पर क्या बोला जाता है ब, तथा व उ और ओ इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, में व उ और ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे विधि इसमें बन गया विधि, विधि क्या बन गया व क्या बन गया ब, विधि विधि। प्रभाव प्रभाऊ, विकार विकार। चाव व की जगह उ आ गया चाऊ। विदित व की जगह ब बन गया तो विदित क्या बन गया विदित। इसी प्रकार इसकी और विशेषता है। सातवीं विशेषता य के स्थान पर ज का प्रयोग। हम जो शब्दों में य लिखते हैं जैसे सुयश तो सुजस, युग जुग, अदय अज, कार्य काज, तो य के स्थान पर ज का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार तीनों जो स है स, श और श के स्थान पर केवल स का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सु य श, श की जगह क्या बन गया स, सु ज स, य पहले ज बन गया और स हो गया। अब इसकी हम व्याकरणिक विशेषताओं की ओर देखते हैं। तो व्याकरणिक विशेषताओं की हम बात करें तो अवधि में प्राय 2 लिंग और 2 वचनों का प्रयोग किया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एव प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं न, न, नि आदि प्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है। रघुवंशिन मह जह को हो, बिथि बिथिन, नारी नारीन।
अवधि में परसर्गों या कारक चिन्हों की योजना इस प्रकार है। कर्ता परसर्ग रहित होता है। कर्म का, कह। करण अपादान सौ, सो, ते, सोती, हुंत। संप्रदान बरे, बदे, संबंध के, कर, केर, को। अधिकरण में, म, पर, महम, महा, मांझ। अवधि में स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, इनी और आइनी के अतिरिक्त या प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जैसे मौसी, मौसिया। वर्तमान कालिक सहायक क्रियाओं के लिए आटे, बाटे, हे तथा अहे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भूतकालिक सहायक क्रियाओं के लिए भये, रहे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, इसके बाद से आगे का जो है हम अगले हमारे व्याख्यान में लेंगे। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद विद्यार्थियों।